हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आ गया है चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने डाल दिया है और उसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पार्ट को देखें, इससे पहले पार्ट 1 को देखें, क्योंकि स्टार्टिंग से जो चैप्टर है वो पार्ट 1 में शुरू है, उसके आगे का जो छूटा हुआ था वो इस पार्ट में। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में हमारा चैप्टर एंडिंग तक पहुंच जाए, बट देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। जो लोग नए हों, पहली बार वीडियो देख रहे हों, जाके पार्ट 1 देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने पार्ट 1 देखा होगा उन्हें ये पता होगा कि पार्ट 1 में हमने यहाँ तक छोड़ा हुआ था। ठीक है, 1 से यहाँ से हमें पढ़ना था। तो देखो, पार्ट 1 का मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देती हूँ। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो राइटर थे पहले वो अपनी दादी के साथ रहते थे, लेकिन दादी के साथ ही सारे काम करते थे। उनके ग्रैंडफादर नहीं थे, उनकी सिर्फ एक पोर्ट्रेट देखी थी उन्होंने जो उनके ड्राइंग रूम में टंगी हुई थी। ठीक है, उनके ग्रैंडफादर ने एक टर्बन पहनी हुई थी, यानी कि एक पगड़ी पहनी हुई थी और लूज़ क्लॉथ्स पहने हुए थे। ठीक है, और वो अपनी दादी को देख के बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो किसी टाइम में बहुत ज़्यादा सुंदर होंगी, ठीक है, या बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती होंगी, बिकॉज़ कि उनके फेस पे इस टाइम बहुत ज़्यादा रिंकल्ड आ गए थे और उनका फेस बहुत ज़्यादा पेल पड़ चुका था। तो वो अनबिलीवेबल था राइटर के लिए ये सोचना कि वो किसी टाइम में बहुत ज़्यादा सुंदर या यंग भी दिखती होंगी। उसके बाद राइटर बताते हैं कि वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ विलेज में ही रहते थे। ठीक है, विलेज में वो सिर्फ अपनी ग्रैंडमदर के साथ इसलिए रहते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे वो उन्हें वहाँ पे छोड़ के चले गए थे और वो सिटी में जाके ट्रांसफ़र हो गए थे। ठीक है, इसीलिए वो अपनी ग्रैंडमदर के पास रहता था। ठीक है, और ग्रैंडमदर के साथ ही सोना, उनके साथ खाना, उनके साथ स्कूल जाना। ठीक है, स्कूल इनके साथ इसलिए जाता था क्योंकि स्कूल के साथ में टेंपल अटैच्ड था। ठीक है, और टेंपल में ग्रैंडमदर चली जाती थी और फिर वो अपने स्कूल में चला जाता था और रास्ते में वो डॉग्स को चपाती भी डालते थे। ठीक है, ताकि डॉग्स को भी वो फीड कर सकें। फिर उसके बाद हमने देखा कि उन राइटर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। शुरू से हम ये देखते आ रहे थे चैप्टर में कि राइटर अपने विलेज में रह रहा था अपनी ग्रैंडमदर के साथ, एक सिंपल लाइफ वो स्पेंड कर रहा था और बहुत अच्छे गुड फ्रेंड्स बन गए थे उसकी ग्रैंडमदर और वो दोनों के अंदर बहुत अच्छा बॉन्ड भी क्रिएट हो गया था। लेकिन उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब राइटर के पेरेंट्स उसकी ग्रैंडमदर और राइटर को ले जाते हैं सिटी वाले हाउस में, शहर में ले जाते हैं रहने के लिए। तब उसकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव आता है। ऐसा बदलाव जिससे उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। क्या क्या चेंज आए? जो राइटर था, जो पहले स्कूल विलेज वाले स्कूल में जाता था, वो एक बड़े स्कूल में जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और मोटर बस में बैठ के जाता है। ठीक है, पहले वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ वॉक करता हुआ जाता था, लेकिन अब वो मोटर बस में जाता है, यानी कि यहाँ ग्रैंडमदर और राइटर का यहाँ से बॉन्ड टूट गया स्कूल जाने से। ठीक है, उसके बाद वो साथ में नहीं सोते थे, दोनों के लिए सेपरेट रूम्स थे। ठीक है, डॉग्स को वो फीड नहीं करते थे। अब जो ग्रैंडमदर थी वो अकेली फीड करती थी, वो भी किसको? स्पैरोज़ को। वरांदा में बैठ के सिटी के हाउस में एक कोर्टयार्ड था जिसे हम वरांदा बोलते हैं, वहाँ पे वो स्पैरोज़ को दाने डाल के उनको फीड करती थी। ठीक है, तो ये अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप पार्ट 1 देखिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 में हमें यहाँ से स्टार्ट करना था। राइटर की जब ग्रैंडमदर ये पूछती थी कि उसे क्या पढ़ाया, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स या लॉ ऑफ ग्रेविटी, साइंस के बारे में, इन सब के बारे में बताता था, जिससे उसकी ग्रैंडमदर बहुत डिसअपॉइंट हो जाती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इंग्लिश स्कूल में भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो यहाँ से राइटर बोलता है, वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक क्लासेस, शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो राइटर ने कहा एक दिन अपनी ग्रैंडमदर से कि हमें स्कूल में म्यूज़िक क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, और इस बात को सुन के ग्रैंडमदर और भी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई। ठीक है, क्यों हुई? क्योंकि टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल डॉग।
तो ग्रैंड मदर क्यों डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो म्यूज़िक होता है, जो गाना बजाना होता है, वो केवल जो बैगर्स होते हैं, जिन्हें बैगर भिखारी जिन्हें बोलते हैं, और जो हार्लोट्स होते हैं जो गंदे काम करते हैं, ठीक है, सिर्फ उनके लिए होता है। जो एक अच्छा और जेन्युइन इंसान होगा वो म्यूज़िक की तरफ नहीं जाता। तो उनके स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स दिए जाएंगे, वो उसकी ग्रैंड मदर को अच्छी नहीं लगी। वो ये मानती थी कि हार्लोट्स और बैगर्स पे ही म्यूज़िक की मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार सिर्फ बैगर्स का और हार्लोट्स का है। जो इंसान जो भिखारी होते हैं या जो अच्छे लोग नहीं होते, सिर्फ वो ही म्यूज़िक को सुनते हैं, ठीक है। इसलिए ग्रैंड मदर डिसअपॉइंट हो जाती है। वो कुछ बोलती नहीं है, शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उनकी चुप्पी से पता चल जाता है कि वो मना कर रही हैं, कि उन्हें बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। उस दिन के बाद से शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उस दिन के बाद से वो बहुत कम बोली राइटर से, ठीक है। देन राइटर बोलता है, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. फिर वो कहता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे मुझे अपना खुद का रूम मिला, ठीक है। और ये जो एक कॉमन लिंक था, जब मैं और मेरी ग्रैंड मदर एक रूम में साथ में रहते थे, अब वो लिंक हमारा टूट गया, ठीक है। अब हम साथ में नहीं रहते थे, मुझे एक सेपरेट रूम मिला और मेरी ग्रैंड मदर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। वो बहुत कम किसी से बात किया करती थी और वो अपने स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखे को चलाने में लगी रहती थी। सुबह से लेकर शाम तक वो अपने चरखे को चलाती थी और प्रेयर्स को रिसाइट करती रहती थी। सिर्फ वो आफ्टरनून में रिलैक्स करती थी फॉर अ वाइल स्पैरोज़ को फीड करने के लिए, वरना वो सुबह से शाम तक स्पिनिंग व्हील को ही चलाती रहती थी। वाइल शी सेट इन दी वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और वो वरांडे में बैठ के छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड को ब्रेक करती रहती थी। 100 of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirrupings। और जैसे ही वो ब्रेड्स की बाइट को नीचे डालती थी और कई सारी चिड़ियाएँ वहाँ पे आ जाती थी उनके आसपास, और वो चिरपिंग्स यानी कि अपनी उनकी जो भाषा होती है, ची 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 करती है ना चिड़िया, तो उसको चिरपिंग बोलते हैं। और वो ऐसे करने लगती थी उसकी ग्रैंड मदर के पास आके। सम केम एंड perched ऑन हर लेग्स। कोई आके उनकी पैरों पे बैठ जाती थी, कोई उनके शोल्डर पे, कोई उनके हेड पर, और वो स्माइल करती थी, लेकिन किसी को भी नेवर शूड दैम अवे, लेकिन किसी को भी हटाती नहीं थी। इट यूज़ टू बी दी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये उनकी ये उनके पूरे डे का सबसे हैप्पी टाइम होता है, जिस टाइम वो सबसे ज़्यादा खुश दिखती हैं, ठीक है। ये हाफ आवर उनके लिए सबसे हैप्पीएस्ट होता है पूरे डे में, जब चिड़ियाएँ आके उनके आसपास बैठ जाती हैं। When I decided to go to abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। फिर वो कहता है, कहते हैं कि जब मैं अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने का मैंने डिसाइड किया, तो मुझे लगा कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी इस बात को सुन के। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए उनसे दूर जा रहा हूँ। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, बट माई ग्रैंड मदर कुड। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। तो यहाँ पे शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशन। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं थी, वो इतनी सेंटिमेंटल नहीं हुई उस टाइम, ठीक है। वो उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आई, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं उससे, और कोई भी इमोशन शो नहीं किया राइटर को। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। उनके जो लिप्स थे अभी भी प्रेयर में ही रिसाइट कर रहे थे, उनका जो माइंड था वो प्रेयर में ही खोया हुआ था। यानी कि वो उसे छोड़ने तो आई थी, लेकिन उनका सब कुछ प्रेयर की तरफ ही था। उनकी जो फिंगर्स थी वो बिज़ी थी
जो माला होती है रोज़री की उसको टेल करने के लिए साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। उन्होंने कुछ कहा नहीं लेकिन सिर्फ राइटर के फोरहेड को किस किया, माथे को। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज फॉरएव्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो राइटर को ये लग रहा था कि अब मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ और वापस आऊँ तो क्या पता मेरी ग्रैंड मदर रहे ना रहे। तो वो कहता है कि लास्ट हो सकता है कि ये मेरी ग्रैंड मदर से मेरा लास्ट फिज़िकल कांटेक्ट हो हम दोनों के बीच में, जब उसकी ग्रैंड मदर ने उसके फोरहेड पर किस किया, क्योंकि अब तो वो जा रहा था और उसके बाद ग्रैंड मदर मिले ना मिले कोई होप नहीं थी। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मीट बाई हर एट द स्टेशन। फिर वो कहता है कि बट ऐसा नहीं था। जब 5 साल बाद मैं वापस आया तो जब मैं घर वापस आया, मेरी जो मदर थी ग्रैंड मदर, वो स्टेशन पे ही मुझे मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम ऑफ वर्ड्स एंड वाइल शी clasped मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। वो 5 साल बाद भी उसे स्टेशन पे जैसे छोड़ने आई थी ऐसे लेने आई, ठीक है, और इतनी ज़्यादा ओल्ड वो नहीं दिख रही थी। और उन्होंने जैसे जाते हुए फोरहेड पर किस किया था, आते हुए उसे अपने गले लगाया, और गले लगाते हुए राइटर को उनकी प्रेयर रिसाइट करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। फिर वो कहता है इवन जब मैं पहले दिन अपने घर आया, यानी कि 5 साल बाद जब पहले दिन मैं अपने घर आया, तो उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो अब भी स्पैरोज़ के साथ वैसा ही था जैसा पहले हुआ करता था। इवनिंग में ए चेंज केम ओवर हर। इवनिंग में एक चेंज आया उनकी लाइफ में। शी डिड नॉट प्रे। वो प्रे नहीं कर रही थी, यानी कि प्रेयर अपनी नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि पहले क्या होता था, जब 5 साल पहले जब राइटर यहाँ पे रहता था तो वो क्या करती थी, सुबह से शाम तक चरखा चलाती रहती थी और वो स्पैरोज़ को फीड करने में अपना पूरा दिन निकाल देती थी और प्रेयर में लगी रहती थी सुबह से शाम तक। लेकिन जब अब 5 साल बाद राइटर आया है तो वो स्पैरोज़ के साथ तो ऐसे ही टाइम बिता रही हैं, लेकिन शाम में वो प्रेयर की जगह एक नया चेंज आया ग्रैंड मदर में कि वो शाम में प्रेयर की जगह क्या कर रही हैं, नेबरहुड यानी कि जो पड़ोस की जो औरतें हैं उनको इकट्ठा किया उन्होंने और एक ओल्ड ड्रम लिया और उस ओल्ड ड्रम को लेके बजा के उन्होंने गाना शुरू कर दिया। सेवरल आवर्स तक, कुछ घंटों तक शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। कुछ देर तक तो उन्होंने वो ड्रम को बजाते हुए होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स गाया, ठीक है। वी हैड टू persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray। और वो पहला टाइम था जब मैंने ये देखा कि वो प्रे नहीं कर रही हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इल यानी कि बीमार होना। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनको बहुत हल्का फीवर था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि वो फीवर चला जाएगा। बट मैनी ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। तो वो कह रहा है कि उन्हें हल्का सा बहुत माइल्ड फीवर आया था और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इट विल बी गो। बट जो ग्रैंड मदर थी वो ऐसा नहीं सोच रही थी। उनकी जो थिंकिंग थी बहुत ज़्यादा अलग थी इस चीज़ से। उन्हें ये बताया, ग्रैंड मदर ने ये बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका एंड पास आ रहा है, उनका अंत जो है वो पास आ रहा है। यानी कि ग्रैंड मदर अब ये कहना चाह रही थी कि वो अब मरने वाली हैं, ठीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। तो ग्रैंड मदर ने कहा कि ये मेरा लास्ट टाइम आ रहा है और अब मेरा जितना भी टाइम बचा है मैं उसे सब प्रेयर में ओमिट करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं किसी से बात करके उसे वेस्ट नहीं करना चाहती, सिर्फ मैं प्रेयर करना चाहती हूँ जितना भी मेरा टाइम बचा है। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। फिर
राइटर ने कहा हमने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया, यानी कि हमने इस चीज़ का विरोध किया, उनको मना किया, लेकिन उन्होंने हमारे सभी प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए वो पीसफुली एकदम शांति से लेट गई। ले यानी कि लेटना, और पीसफुली बहुत शांति से वो लेट गई बेड पे और प्रेइंग कर रही थी वो, और बीट्स को टेल कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. फिर वो प्रोटेस्ट करने लगे, यानी प्रोटेस्ट यानी कि वो आंदोलन नहीं कर रहे थे, या कहने का मतलब ये है कि वो उस चीज़ का विरोध करने लगे। जब ग्रैंड मदर ने कहा कि अब मैं किसी से बात नहीं करूँगी, सिर्फ प्रेयर करती रहूँगी, बचे हुए टाइम में मैं सिर्फ प्रेयर करना चाहती हूँ, उस चीज़ का उन्होंने विरोध किया। ठीक है, बट ग्रैंड मदर ने उसे इग्नोर करते हुए वो एकदम पीसफुली बेड पे लेट गई। और जैसे ही वो बेड पे लेटी, सिर्फ थोड़े ही टाइम बाद राइटर ने देखा और उसकी फैमिली ने देखा कि उनके जो लिप्स थे वो रिसाइट नहीं कर रहे थे, अब वो एकदम मोशनलेस हो गए। ठीक है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही थी लिप्स में, और जो उनकी जो रोजरी थी, जो माला थी, वो गिर गई, फेल हो गई उनके लाइफलेस फिंगर्स से। लाइफलेस फिंगर्स यानी कि ऐसी फिंगर्स, क्योंकि अब वो डेड हो चुकी थी और उनकी फिंगर्स में कोई भी लाइफ नहीं थी। ठीक है, उन फिंगर्स से उनकी रोजरी गिर जाती है नीचे और एक पीसफुल पैलर फैल जाती है उनके फेस पे, बहुत शांति फैल जाती है उनके पूरे शरीर में, उनके चेहरे में, और यहाँ से उन्हें पता चल जाता है कि वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड as is customary laid on her the ground and covered with her red shroud। फिर वो उन्हें नीचे लिटाते हैं बेड से और एक रेड श्राउड से उन्हें कवर कर देते हैं। आफ्टर अ few hours of morning we left her alone to make arrangement for her funeral। अगली सुबह वो उनके फ्यूनरल के लिए, यानी कि जो भी मरने के बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उन सबको करने के लिए अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। इवनिंग में वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। इवनिंग में जब राइटर उनके रूम में जाता है उनके डेड होने के बाद, तो जो सन था वो डूब रहा था और हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। वरांदा में एक बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट थी, सनसेट हो रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड ऑल ओवर द वरांदा एंड हर रूम right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud। Thousands of sparrows sat scattered on the floor। राइटर बोल रहा है कि वरांडा में जहाँ पे उसकी दादी लेटी हुई थी और जहाँ वहाँ पे बहुत सारी 1000 की संख्या में चिड़िया उनके आसपास आके बैठ गई। ठीक है, देयर वॉज नो चिरपिंग, वो कुछ बोल नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर दैम। और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो चिड़िया उन्हें थैंक यू बोलने आई हो कि उन्होंने इतनी सारी ब्रेड्स उन्हें खिलाई, उनको इतना फीड किया। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रो इट टू दैम। फिर उसके बाद राइटर कहता है कि मेरी ग्रैंड मदर की तरह मेरी मदर ने फिर उनको फीड किया। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े जैसे वो करती थी चिड़ियाओं के लिए वहाँ पे डाल दिए। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। स्पैरोज़ ने ब्रेड की तरफ तो कुछ नहीं देखा, उसको नोटिस नहीं किया वो। और जैसे जैसे ग्रैंड मदर का जो शव था, ठीक है, उसको जब ले जाया जा रहा था तो वो धीरे धीरे उनके पीछे आ रही थी वो चिड़िया। सॉरी गाइज, वो डिस्टर्बेंस हो गई बीच में, सॉरी फॉर दैट। तो हम कहाँ पे थे? वैन वी कैरिड माई, तो स्पैरोज़ ने ब्रेड की तरफ तो कोई नोटिस नहीं किया, लेकिन जब ग्रैंड मदर के कोर्प्स को ले जाया जा रहा था तो वो उनके पीछे पीछे जा रही थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर था स्वैप द ब्रेड क्रम इनटू द डस्टबिन। और जो उनकी राइटर की मदर ने बर्ड्स के लिए डाले थे, कहने का मतलब ये है कि उन बर्ड्स ने उन ब्रेड को नहीं खाया क्योंकि उन्हें भी दुख था ग्रैंड मदर के जाने का। ठीक है, और अगली सुबह जो स्वीपर था उसने झाड़ू से उस सबको हटा दिया और डस्टबिन में वो ब्रेड के क्रम्स डाल दिए।
तो हेयर इज़ द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे आप चैनल पर नए हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, तो चलते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक, किसी भी बात से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, प्लीज़ टेल मी, मैं उसके लिए वीडियो आपको अगले दिन ही प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, आपको कोई नोट्स चाहिए, समरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, यू कैन टेल मी। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे हूँ, डोंट वरी। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।